नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल एंड मे गॉड ब्लेस यू। दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत करना चाहूँगा उर्दू के मशहूर शायर कृष्ण बिहारी नूर की दो पंक्तियों के साथ में। और वो पंक्तियाँ क्या हैं कि सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे और झूठ की तो कोई इंतहा ही नहीं। ये दो पंक्तियाँ जो हैं, ये आज के हालातों पर एकदम सही बैठती हैं। दरअसल इन पंक्तियों के साथ ही आप समझ गए होंगे कि हम बात किस मुद्दे पे करने वाले हैं, और वो आज कोशिश भी की है हमने। तो दरअसल मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि इसके पीछे जो आज का मीडिया का जो चरित्र है या जो आज का मीडिया कर रहा है, उसके पीछे दो कारण हैं। एक तो सत्ताधारी पार्टी का एजेंडा और टीआरपी का खेल। टीआरपी का खेल क्या है, ये समझने के लिए अभी हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। उसको देखिएगा और समझिएगा किस तरह से जो प्रोग्राम्स आप, हम और सारे लोग न्यूज़ चैनल्स पे देखते हैं, वो किस तरह से प्रोग्राम किए जाते हैं, किस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं, किस तरह से बनाए जाते हैं और उनके पीछे का उद्देश्य क्या होता है। आइए देखते हैं इस वीडियो में। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो टीवी चैनल्स के न्यूज़ रूम्स हैं, उन न्यूज़ रूम्स में जो कंटेंट सारा प्लान हो रहा है वो रेटिंग्स के आधार पर प्लान हो रहा है। जो जिन इश्यूज़ को उठाया जाता है, जिन पर्सनैलिटीज़ को लाया जाता है, जिन शहरों की खबरें दिखाई जाती हैं, सारा एक कैलकुलेशन ये करके दिखाया जाता है कि किस शहर किस राज्य का वेटेज रेटिंग्स में ज़्यादा है तो उस राज्य उस शहर की खबर दिखानी है। किस जॉनर का वेटेज ज़्यादा है, मान लीजिए अगर ये पता चले कि क्राइम का वेटेज ज़्यादा है तो क्राइम की खबरें ज़्यादा आने लगेंगी। ये पता चले कि पॉलिटिक्स का वेटेज ज़्यादा है तो पॉलिटिक्स की खबरें आने लगेंगी। यानी जो कुल मिलाकर जो कंटेंट प्लान हो रहा है वो इस कैलकुलेशन के साथ प्लान हो रहा है, इस गणित के साथ प्लान हो रहा है कि ये कंटेंट दिखाने के बाद हमें क्या रेटिंग मिलेगी। तो कहीं ना कहीं एक डिसऑनेस्टी है। डिसऑनेस्टी है कि हम जो जर्नलिज्म कर रहे हैं या हम जो कंटेंट बना रहे हैं वो लोगों के लिए नहीं बना रहे, हम अपने बिजनेस मॉडल के लिए उस कंटेंट को बना रहे हैं। और अगर हमें ज़्यादा रेटिंग मिलेगी तो हमें ज़्यादा विज्ञापन मिलेंगे, तो हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा। पूरा जो आइडिया है, जो इकोसिस्टम है न्यूज़ चैनल का, वो ये है। तो इस इकोसिस्टम में ही कहीं ना कहीं बेईमानी छुपी हुई है। इसीलिए बहुत सारे जो लोग हैं वो न्यूज़ चैनल के साथ अपने आप को कनेक्ट करके नहीं देखते। उनको ये लगता है कि आज भी जो खबर हम देखना चाहते हैं वो न्यूज़ चैनल्स नहीं दिखा रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि सारे न्यूज़ चैनल आपको एक जैसे दिखते हैं। अभी अब जो आप न्यूज़ देखते हैं उसमें एक मिलावट तो रेटिंग्स की है और दूसरी मिलावट है एजेंडा की। तो रेटिंग्स वाली मिलावट और एजेंडा वाली जो मिलावट है, अगर इसको रोक दिया जाए तो जो न्यूज़ है वो वापस ईमानदार बन जाएगी और उसका जो लोगों के साथ कनेक्ट टूट गया है, संबंध जो टूट गया है, वो संबंध और वो कनेक्ट वापस जुड़ जाएगा। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि जितने भी बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ अगर पड़ी है किसी चीज की तो वो है उनका खुद का आर्थिक लाभ। उन्हें हमसे कोई लेना देना नहीं है, उन्हें किसी वर्ग, जाति, धर्म या संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें अगर लेना देना है तो उनकी टीआरपी से। और टीआरपी कौन देता है? वो हम और आप देते हैं। अच्छा, कभी आपने ये सोचा है कि जो भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं या जो भी प्रोग्राम्स दिखाए जा रहे हैं, क्या उसके लिए कहीं हम और आप तो जिम्मेदार नहीं है? क्योंकि मैंने कई एक अपने दोस्तों से, जानने वालों, मिलने वालों से पूछा कि आजकल न्यूज़ में क्या देख रहे हो? उन्होंने मुझे बताया कि यार, शाम को जो डिबेट्स आती हैं उनको हम देखते हैं। उसमें ऐसा नहीं था कि सिर्फ हिंदू या मतलब किसी जाति, धर्म, वर्ग या संप्रदाय के खासकर लोग जो मेजॉरिटी में हैं वो ही थे। नहीं, कुछ वो लोग भी थे जिनको टारगेट किया जा रहा है। वो क्यों देख रहे हैं इसको? मैंने उनसे पूछा मैंने उनसे पूछा कि जब आप लोगों को टारगेट किया जा रहा है तो आप इस तरह की चीजें क्यों देखते हैं? तो उन्होंने कहा कि
ये जानने के लिए कि सामने वाला कह क्या रहा है, क्या सोच बन रही है। दरअसल दोस्तों एक छोटी सी चीज आपसे कहना चाहूंगा कि ये जितने भी ये प्रोग्राम्स, डिबेट या मतलब इस तरह से जो टारगेट करके जो प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं, और हमको तब तक ये चीज कहने का अधिकार नहीं है कि ये लोग या मीडिया हमारी बात नहीं उठा रहा, हमारी बात नहीं कर रहा। सबसे पहले वो लोग जो बात कर रहे हैं, हमें उनका बहिष्कार करना होगा। मैं न्यूज़ चैनल देखने को मना नहीं करता। मैं ये कहता हूँ, जब जब तक वो न्यूज़ सुनाए तब तक देखिए। उसके बाद जैसे ही किसी मुद्दे पे डिबेट या वाद विवाद करना शुरू कर दें, तुरंत चैनल स्विच कर दीजिए। क्योंकि सिर्फ टीआरपी नहीं, एक और चीज भी होती है जिसके ऊपर कमाई निर्भर करती है, वो है बाउंसिंग रेट। बाउंसिंग रेट बहुत जरूरी चीज है। बाउंसिंग रेट क्या होता है कि जैसे ही हमने किसी चैनल को लगाया, मैं उस चैनल पे कितनी देर रुका, मैंने उस चैनल का प्रोग्राम कितनी देर देखा। कई बार ऐसा होता है, हम ही आप जैसे कोई चैनल देख रहे हैं, मूवी देखना चाह रहे हैं, इस चैनल पे कौन सी आ रही है, उस चैनल पे कौन सी आ रही है, इसी से बढ़ता है बाउंसिंग रेट। तो कोशिश करिए इन नफरत फैलाने वाले चैनल्स के खिलाफ एक मुहिम चलाइए। मत देखिए इनको, बिल्कुल भी मत देखिए। ये तो वो हो गया जो हम आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसी चीजें हैं जिसके लिए हमको, आपको, हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो इन सारी चीजों से, जब से ये नफरत का माहौल बनना शुरू हुआ है हमारे देश में, अगर आप गौर से सोचेंगे, जरा सा सोचेंगे, तो आप खुद पाएंगे कि इससे फायदा किसको हुआ है। किसी को नहीं। चाहे वो एक नौकरी पेशा आदमी हो, चाहे वो एक व्यवसायी हो, चाहे वो एक गरीब हो, चाहे वो ठेले वाला हो या कोई भी हो, किसी को फायदा नहीं हुआ है सिवाय नुकसान के। क्योंकि अभी जब एनआरसी सीए वाला मुद्दा था, तब भी लोग परेशान थे, तब भी लोगों के दिलों में डर था, यार कहीं ऐसा ना हो कि अभी हम कुछ भी खरीद लें बेचने के लिए और अचानक से यहाँ पे इस तरह की कोई घटना घट जाए। स्थायित्व तो नहीं दिया है, स्थायित्व तो अभी तक हमको नहीं मिल पाया। अब बात करते हैं एजेंडा की। आपको क्या लगता है कि ये जो चीजें चलाई जा रही हैं टीवी पे या सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी, इससे भी फायदा किसको हुआ है? आम इंसान को? बिल्कुल भी नहीं। यदि यदि मेजॉरिटी ये सोचती है, बहुसंख्यक ये सोचते हैं कि ये जो चल रहा है, ये जो घट रहा है, ये जो चीजें चलाई जा रही हैं, ये जो शोज चलाए जा रहे हैं, इससे उनका फायदा होने वाला है, बहुसंख्यकों का फायदा होने वाला है, तो भूल जाइए पिछले 6 सालों में उनकी कितनी उन्नति हुई है, उन बहुसंख्यकों की कितनी उन्नति हुई है, वो आप हमारे जो सरकारी संस्थाएं हैं उनके आंकड़े उठा के देख लीजिए। चाहे बेरोजगारी में हो, चाहे भुखमरी में हो, चाहे जो खुशी का इंडेक्स होता है, चाहे उसमें हो, चाहे अर्थव्यवस्था में हो, या किसी भी पॉइंट पे आप उठा के देख लीजिए। ठीक है, मानते हैं, मान लिया जो आप कह रहे हैं, जो आपने कहा कि आप बहुसंख्यकों के बहुत बड़े हितैषी हैं, बहुत बड़े हितैषी हैं। अरे इन 6 सालों में इन्हीं के लिए काम कर दिया होता, ना अल्पसंख्यकों के विषय में सोचा होता, इन्हीं लोगों को नौकरी प्रदान कर दी होती,
तो शायद ये जो नफरत जो फैल रही है, ये थोड़ी, लेकिन वो आपको करना ही नहीं है। क्योंकि अगर लोगों को रोजगार मिल जाएगा, अगर लोग सुकून से हो जाएंगे, लोगों के पास में धन आने लगेगा, लोग अपना कमाने खाने लगेंगे, तो उनका ध्यान दूसरे मुद्दों पर जाएगा, जिससे कि आपकी राजनीति संकट में आ सकती है। तो इसीलिए इसीलिए ऐसा नहीं है कि नौकरियों की कमी है, लेकिन हाँ, वो कमी बनाए रखी गई है, वरना उनके एजेंडे को कौन पूरा करेगा। दोस्तों, कभी आपने इस चीज को नोटिस किया है कि एजेंडा में फंसने वाला एज ग्रुप क्या है? ये जो एजेंडा में फंसे हुए लोग हैं, जो इनके एजेंडास को, या जो भी एजेंडा आज की डेट में चल रहे हैं, इनको आगे कौन बढ़ा रहे हैं? ज्यादातर वो लोग हैं ज्यादातर वो लोग हैं जो या तो अपनी जिंदगी जी चुके हैं, उनकी जिंदगी सेटल है, वो रिटायरमेंट की तरफ बढ़ गए हैं, या रिटायर हो गए हैं, घर में बैठे हैं, उनके पास एक ही काम है, टीवी देखना, बातें करना, बातों को फैलाना। दूसरा, वो जो अभी नया नया खून है, जिसके हाथों में एक हथियार है, मोबाइल। हम सबके हाथों में है। लेकिन मैंने ये हथियार इसलिए कहा क्योंकि उस जो टीनेजर है, या जो अभी नौजवान है, उसके हाथों में जो एक मोबाइल है, वो सिर्फ मोबाइल नहीं, वो एक हथियार है। क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया पे नफरत परोसी जा रही है, वो उनके दिमागों में, दिलों में घर कर जाती है। मैंने अपने जीवन में आज तक ऐसा कोई माता पिता नहीं देखा जो कभी भी चाहे कि उसका बच्चा उसके सामने किसी की हत्या कर दे। मैं भी नहीं चाहूंगा, आप भी नहीं चाहेंगे, कोई भी नहीं चाहेगा। ज्यादा पीछे नहीं जाते हैं, अभी कुछ समय पहले की बात है, शाहीन बाग में दो लोगों ने गोली चलाई। एक कथित तौर से नाबालिग था, स्कूल गोइंग बॉय था। ये मैं आपको ये चीज बताने जा रहा हूं, इस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं क्या बताऊंगा आपको, आप लोग स्वयं बुद्धिजीवी हैं, हो सके तो जरा सोचिएगा कि जो फैलाई हुई नफरत थी, उसने टारगेट किया उस नाबालिग बच्चे को, नाबालिग टीनेजर कह लीजिए, या युवक कह लीजिए, अगर वो नाबालिग नहीं भी था तो। उसको टारगेट किया और उसने जाके वहां गोली चला दी। जिन लोगों ने नफरत फैलाई, वो अपने एसी केबिन्स में बैठे हुए आराम से इस चीज को देख रहे थे, बहुत सुकून से देख रहे थे। लेकिन उस व्यक्ति के नाम के आगे अब उसका नाम सिर्फ नाम नहीं रहा, उसका नाम अब पुलिस के अपराध रजिस्टर में चढ़ गया है। उसके ऊपर एक मुकदमा दर्ज हो गया है दोस्तों। अब इन एजेंडा से सबसे ज्यादा सफर करने वाले वर्ग के बारे में बता रहा हूं। ये वो वर्ग है जो अपने भारत देश में बहुत ज्यादा है। ये वो वर्ग है जो अपनी रोजमर्रा की कमाई का कमाई के लिए निकलता है। उसे घर भी देखना है, उसे बाहर भी देखना है, उसे अपना काम भी देखना है, उसे उसे सब कुछ लेके चलना है। क्योंकि ना तो वो रिटायर हुआ है, और ना वो अभी एक टीनेजर है, उसे सब कुछ करना है। अब सोचिए कि यदि इसी तरह का माहौल बनता रहा, और हमारे आपके घरों में जो जो हमसे हमसे आपसे छोटे हैं, जो टीनेजर्स हैं, अगर इस तरह की कोई भी आपराधिक घटना करते हैं, तो आपके ऊपर एक और जिम्मेदारी बढ़ गई।
वो क्या है कि आपको घर भी देखना है, पैसे भी कमाने हैं, समाज भी देखना है और अब आपको केस भी लड़ना है। दोस्तों, ये जो एजेंडा चल रहा है, इससे फायदा किसी का नहीं सिवाय नुकसान के। पिछले कुछ सालों में जो आपसी तनाव पैदा हुआ है, इससे किसका फायदा हो गया है? किसी का नहीं, किसी का भी नहीं। लेकिन हाँ, फायदा जिनका हुआ है वो साफ दिखाई देता है। मल्टीप्लेक्स जैसे ऑफिसेज हासिल कर लिए हैं। हो सके तो जरा सोचिएगा। अब मीडिया के जो चरित्र है उसके विषय में और कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज की डेट में हर एक कोई डरा हुआ है। क्योंकि जब आप एक बार बिक जाते हैं ना, तो फिर आपको हर एक कदम पे समझौता भी करना पड़ता है, बिकना भी पड़ता है और आपको दबना भी पड़ता है। पहले पैसा लेके काम कर रहे थे, अब डर की वजह से काम कर रहे हैं। कई एक पत्रकार ऐसे हैं जो अब मेन स्ट्रीम मीडिया से हटा दिए गए हैं, लेकिन उनकी आवाजें अभी भी बुलंद हैं। उनकी आवाजें अभी भी बुलंद हैं। दोस्तों, आप लोगों से एक चीज कहना चाहूंगा, अपनी आवाजों को उठाना शुरू करिए। ये जो डर है ना, ये जो डर है कि अगर मैं सोशल मीडिया पे कुछ कहूंगा तो फला लोग मुझे गालियां देंगे, फला लोग मुझे ये कहेंगे, फला लोग ये कहेंगे, हमें टारगेट करना शुरू कर देंगे, मेरे खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे, मेरे खिलाफ साजिशें करने लगेंगे और मुझे नीचा दिखाने लगेंगे, मुझे गलत साबित करने लगेंगे। एक ही चीज आपसे कहना चाहूंगा, वो ये सब करना शुरू कर देंगे। आपको लगता है वो लोग ये शुरू कर देंगे तो अभी आपको कौन सा वो भारत रत्न दे रहे हैं? अभी भी आपको कोई भारत रत्न नहीं मिल रहा है। कुछ सजग लोगों की वजह से। अभी आप लोगों ने खुद ही देखा होगा सोशल मीडिया पे कि बहुत सारी झूठी खबरों को हमारे प्रशासन ने खुद उसका खंडन किया। उसके बाद जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस थे, उन्हें माफी मांगनी पड़ी, उन्हें माफी मांगनी पड़ी। तो इसीलिए आप सब लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी आवाजों को बुलंद कीजिए, लेकिन हिंसक होने की आवश्यकता, मतलब कभी भी हिंसा किसी चीज का जवाब नहीं हो सकता। विरोध दर्ज कराइए, अपनी बातों को सामने लाइए। सवाल, अगर आपके कामों को मीडिया नहीं कर रहा है, आपके कामों को सरकार नहीं कर रही है, तो उससे सवाल करने का पहला अधिकार जो है वो आपको है। जब आप ही सवाल नहीं पूछेंगे इस डर से कि लोग मुझे क्या कहेंगे, लोगों के निशाने पे आ जाऊंगा मैं, लोग मुझे बातें सुनाएंगे, गलत कहेंगे, मेरी प्रोफाइल पे आके गालियां देंगे, कब तक डरेंगे आप? अपनी आवाजों को बुलंद कीजिए, आवाज उठाइए, लेकिन शांत और एकदम सही तरीके से। क्योंकि हिंसा कभी किसी चीज का समाधान नहीं हो सकती। और एक और चीज, जैसा कि मीडिया मीडिया से आज की डेट में हर एक को समस्या है। दरअसल आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ। कुछ समय पहले एक बहुत बड़ा लीडिंग न्यूज़पेपर है,
वहां पे कुछ लोगों ने एक हरकत शुरू की थी कि आतंकवाद को एक धर्म से जोड़ जोड़ के लिखने लगे थे। कुछ जो पढ़े लिखे उस धर्म के लोग थे, उन्होंने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में जाके शिकायत कर दी। वो दिन है और आज का दिन है। आज तक उस पेपर ने कभी भी आतंकवाद को धर्म से दोबारा नहीं जोड़ा। तो अगर आप सोशल मीडिया पे या इंटरनेट पे बहुत ज्यादा समय बिताते हैं, तो थोड़ा सा समय दूसरों की प्रोफाइल चेक करने की बजाय अपने लिए क्या बेहतर हो सकता है, उस पे थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कीजिए। यदि हमें किसी चीज से समस्या है, उसके लिए संस्थाएं हैं, बहुत अच्छी अच्छी संस्थाएं हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं। उनमें जाके हम अपनी आपत्ति, अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। न्यायालय हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन अगर हमें आपको इस देश के हालात बदलने हैं, हमें अपने देश में फिर से स्थिरता, सामंजस्य, सुख, शांति और सौहार्द चाहिए, तो आज से, अभी से बोलने की आदत डाल लीजिए, भय को त्याग दीजिए। यदि हमें किसी चीज से समस्या है, तो हम उस पर बोलेंगे, चाहे आप किसी भी धर्म, वर्ग, जाति, लिंग, समुदाय, किसी से भी ताल्लुक रखते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम आप सब भारतीय हैं और हमें आपको सबको अपने भारतीय होने पे गर्व है। हमें उस संविधान पे गर्व है जो हमें बोलने की आजादी देता है। लेकिन अगर हम खुद बोलना बंद कर देंगे, खुद बोलना छोड़ देंगे और ये उम्मीद करेंगे कि फला हमारी आवाज उठाए, तो वो क्यों उठाएगा? क्योंकि आज हर एक चीज व्यावसायिक हो गई है। मीडिया को भी कॉर्पोरेट हाउसेस चला रहे हैं। उनको जिसमें फायदा होता है, जिसमें विज्ञापन ज्यादा मिलते हैं, उन्हीं मुद्दों को उठाते हैं। उनसे उन्हें यह मतलब नहीं है कि कितनी बेरोजगारी बढ़ रही है, कितना आदमी भूखमरी से मर रहा है। हमारी हालत यह है कि हंगर इंडेक्स में बांग्लादेश और पाकिस्तान हमसे बेहतर है, फिर भी न्यूज चैनल में चलाते हैं भूखा मर रहा है। सोचने वाली बात है कि एक टाइम पे हम लोग न्यूज देखते थे, तो उसमें हम अपनी तुलना कभी चीन से किया करते थे, कभी अमेरिका से किया करते थे, कभी कुछ किया करते थे। आज अपने आप को खुश करने के लिए, और या ये कह लीजिए कि किसी की नाकामी छुपाने के लिए, तुलना पाकिस्तान से हो रही है। हो सके तो जरा सोचिएगा, और अब की बार सिर्फ सोचिएगा नहीं, हो सके तो बोलिएगा। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और आने वाले इस देश के भविष्य के लिए जरूर बोलिएगा। जब एक आवाज उठती है और उसके साथ जब बहुत सारी आवाजें उठने लगती हैं, तो वो एक शोर में तब्दील हो जाती हैं। और शोर अच्छे से अच्छी लोगों को नींद से जगाने के लिए काफी होता है। तो आप सबसे इजाजत चाहूंगा, और चलते चलते एक ही चीज कहूंगा कि हो सके तो आज के हालातों पे और उन हालातों को सुधारने के बारे में जरा सोचिएगा। तो दोस्तों, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, एंड मे गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।